आज हमारा टॉपिक एनोलाइट। आप अगर इसका लिटरेचर देखेंगे कहीं भी तो अलग अलग नामों से इसको बोला जाता है, जैसे एसिडिक ईओडब्ल्यू, न्यूट्रल ईओडब्ल्यू, स्लाइटली एसिडिक ईओडब्ल्यू। ईओडब्ल्यू मींस इलेक्ट्रोलाइज्ड ऑक्सीडाइज्ड वाटर या इलेक्ट्रोलाइज्ड वाटर या इलेक्ट्रोलाइज्ड ऑक्सीडाइजिंग वाटर, किसी भी नाम से ये सामने आ सकता है, बट ये है बेसिकली एनोलाइट। हम जो एनोलाइट को डिफाइन करते हैं वो ये है कि ये एक वाटर बेस्ड बायोसाइड है। बायोसाइड मतलब जो बायोलॉजिकल चीजों को खत्म कर देता है। इट किल्स ऑल बैक्टीरिया, फंगस एंड वायरसेस फ्रॉम एनी सरफेस, ह्यूमन, एनिमल, फिशेस, एनीवेयर, वाटर, एयर, एनीवेयर, एनीथिंग, फूड, फीड, स्वीट, किचन, फार्म्स, पोल्ट्री, पिगरी, कहीं पे भी होगा बैक्टीरिया, वायरस, फंगस, ये उसको खत्म कर देगा। नॉन इरिटेंट है, मतलब इंसानों के लिए या मल्टी सेलुलर को कुछ नहीं करता। नॉन पॉइजनस है, कोई हार्मफुल इफेक्ट नहीं है। यूएस एफडीए ने यूएसए में इसको ऑर्गेनिक फार्मिंग के लिए अप्रूव किया हुआ है, और ये कमर्शियल स्केल पे 2 प्रकार की मशीनों से बनाया जाता है। जापानी मशीन भी है और स्विस टेक्नोलॉजी भी है। ये टेक्नोलॉजी वेल रिसर्च्ड है और बहुत ज्यादा पब्लिश्ड है। सबसे बड़ी बात यह है कि इसकी मारक क्षमता किसी भी दूसरे सैनिटाइजर के मुकाबले में बहुत ज्यादा है। इसको 4th स्टेज सैनिटाइजर कहा जाता है। ये कुछ माइक्रोबियल एनालिसिस हुए थे, ये उसके रिजल्ट है कि अगर इलेक्ट्रोलाइज्ड पानी से किसी सरफेस को साफ किया तो बैक्टीरिया आ ही नहीं पाए। एडवांटेज ऑफ एनोलाइट, इसका ओआरपी हाई होने के कारण किसी भी दूसरे प्रकार के जो डिसइंफेक्टेंट हैं, जैसा कि फूड में क्लोरामाइंस यूज होते हैं, मिल्क में सोडियम हाइपोक्लोराइड यूज होता है, मिल्क और मेडिकल साइंसेज में हाइड्रोजन परऑक्साइड यूज होता है, और बाकी डिसइंफेक्टेंट में बहुत सारे सोडियम बेस्ड डिसइंफेक्टेंट होते हैं। उन सब से इसका, क्योंकि ओआरपी ज्यादा तेज है, इसकी मारक क्षमता बाकियों के मुकाबले बहुत ज्यादा हो जाती है। ये बहुत सारी बीमारियों में होने वाले बैक्टीरिया और वायरस, फंगस को मारता है, जिसके कारण मेनिंजाइटिस, निमोनिया, डाइजेशन प्रॉब्लम्स, टाइफॉइड, जॉन्डिस, पोलियो, टीबी और स्किन इन्फेक्शंस को रोक पाता है। एनोलाइट एलिमिनेट्स, एनोलाइट किसी भी बैक्टीरिया, वायरस, फंगस को मारकर खत्म करता है। ये उसको रेजिस्टेंस पैदा करने का मौका नहीं देता। ऐसा नहीं है कि आज अगर हमने इस्तेमाल किया तो जिस सरफेस पे हमने इस्तेमाल किया तो वहां के बैक्टीरिया बाद में रेजिस्टेंट हो जाएंगे। बहुत सारे हमारे जैसे हाइड्रोजन परऑक्साइड है, फूड इंडस्ट्री में यूज होता है, इसका झटका खा के बैक्टीरिया थोड़ी देर के लिए सो जाते हैं, पर समय पाते ही वो दोबारा से उठ जाते हैं। जैसे दूध को कई बार हाइड्रोजन परऑक्साइड या सोडियम बाइकार्ब डाल के उबाला जाता है, उस झटके से बैक्टीरिया थोड़ी देर के लिए सो जाते हैं, पर बाद में वो बैक्टीरिया वापस आ जाते हैं और फिर से दूध खराब होने के चांस बन जाते हैं। एब्सोल्युटली नॉन पॉइजनस, नॉन टॉक्सिक है। ये लिक्विड फॉर्म में, सॉलिड फॉर्म में या इवन मिस्ट फॉर्म में, एरोसोल में फॉर्म में भी अप्लाई किया जा सकता है। जल्दी ही डिसइंटीग्रेट हो जाता है, इसका कोई रेजिडुअल इफेक्ट नहीं है, और इसको किसी चीज से न्यूट्रलाइज करने की आवश्यकता नहीं पड़ती, पर्टिकुलरली फॉर डिस्पोजल पर्पसेस। ये इकोलाई जैसे जो बैक्टीरिया डायरिया पैदा करते हैं, उनका लोड टू दी पावर 7, टू दी पावर 7 का मतलब, टू दी पावर 6 का मतलब होता है मिलियन, टू दी पावर 7 का मतलब होता है 10 मिलियन से ज्यादा। अगर कोई बैक्टीरिया या वायरस जो है वो 10 मिलियन से ज्यादा है, 1 करोड़ की संख्या से ज्यादा है, तो इकोलाई जिससे डायरिया होता है उसको ये 5 मिनट में खत्म करता। बाकी इंटेस्टाइन के अल्सर्स और इंटेस्टाइन के बैक्टीरिया को 2 मिनट में खत्म करता। मैंने एक टर्म यूज किया ग्राम नेगेटिव और ग्राम पॉजिटिव, इसमें कंफ्यूज मत होइएगा। ये एक प्रकार के स्ट्रेन है जिनसे इन बैक्टीरिया को आइडेंटिफाई किया जाता है लैब में, बट ये अलग अलग बीमारियों को कॉज करते हैं। ग्राम
नेगेटिव जो है ये स्किन के ऊपर रहते हैं, ये इनको ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है, तो ये स्किन के ऊपर रहते हैं, ये एरोबिक बैक्टीरिया है। ग्राम पॉजिटिव वो हैं जो हमारे पेट के अंदर पलते हैं, मतलब अंधेरे एनवायरनमेंट में, एनारोबिक एनवायरनमेंट में पलते हैं। फंजाई फूड की जो फूड को सड़ा देते हैं, ऐसे फंगस, ये अगर ये 1 करोड़ 10 लाख से 1 करोड़ के 10 लाख तक होंगे तो भी 5 मिनट में खत्म हो जाते हैं। ये वायरस जिसमें कि पोलियो वायरस, हेपेटाइटिस वायरस और HIV-1 वायरस भी हो, तो ये उसको 2 मिनट में खत्म करता है। कोई व्यक्ति अगर HIV-1 वायरस के बारे में, इसकी एफिकेसी के बारे में पेपर चाहेगा तो मैं भेज दूंगा। ये फोटोग्राफ, अब मैं थोड़ी सी साइंस के बारे में बताता हूं। ये फोटोग्राफ हम सब ने देखा हुआ है। हमें मालूम है कि हमारे यहाँ जो हमारा जहाँ एनोड है वहां पे एसिडिक मटेरियल इकट्ठा हो रहा होता है, और इसी को हम एनोलाइट कहते हैं। और हमारे कैथोड पे जहाँ कैथोलाइट, जिसको हम कंगन वाटर कहते हैं, जो हाई अल्कलाइन पानी है, वो कैथोलाइट है। बट इसके बनने के प्रोसेस में एक ये केमिकल बनता है, इसको हाइपोक्लोरस एसिड बोला जाता है। ये टोटल एनोलाइट में 0.04% होता है। इसको बनाने के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, साइंस कहती है कि सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन, नमक के सॉल्यूशन में ही ये बनेगा। अगर नमक का सॉल्यूशन हम नहीं देंगे तो एनोलाइट और कैथोलाइट नहीं बनेंगे। यानी हम लोग एनोलाइट और कैथोलाइट बनाते हैं जब कोई विकट बीमारियां होती हैं, जहां लोगों की लाइफ सेविंग की बात होती है, जहां परेशानी बहुत बड़ी होती है, वहां हम एनोलाइट या कैथोलाइट बनाने की बात करते हैं, या एनोलाइट और कैथोलाइट देने की बात करते हैं। ये बन ही नहीं सकता अगर सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन बीच में नहीं है तो, क्योंकि ये इस एनोलाइट में जो मारक क्षमता है वो HOCl से आनी है, हाइपोक्लोरस एसिड से आनी है। अगर हाइपोक्लोरस एसिड नहीं बनता तो ये एनोलाइट में बैक्टीरिया, वायरस, फंगस को मारने की क्षमता नहीं आती। इसलिए हमारे जितने भी कंपटीटर मशीनें हैं वो इस मामले में डम्ब हैं। वो हाइपोक्लोरस एसिड ना होने के कारण विकट बीमारियों को संभालने लायक एनोलाइट या कैथोलाइट नहीं बनाती। ये एक कमर्शियल ब्रोशर है एनोलाइट के बारे में, कनाडा की एक कंपनी का ये ब्रोशर है, और इसमें उन्होंने अपने ओपनिंग में केवल हाइपोक्लोरस एसिड की ही बात की है। और इतनी सारी बीमारियां, MRS से इबोला, ट्यूबरक्लोसिस, लेंजुलेला, इकोली, पोलियो, नोरोवायरस, कोरोना वायरस, बर्ड फ्लू एंड मैनी अदर्स, ये सब वायरस हाइपोक्लोरस एसिड से ही कंट्रोल होने का कनाडा की एक कंपनी के ब्रोशर में क्लियरली लिखा हुआ है। ये एक प्रूफ है कि अगर एक स्लाइड में को पानी से धोने की कोशिश करी और एक स्लाइड को इलेक्ट्रोलाइज्ड वाटर से धोने की कोशिश करी, तो विद इन 2 मिनट्स बैक्टीरिया की कितनी तेजी से सफाई हुई है ये आपके सामने है कि इलेक्ट्रोलाइज्ड वाटर 2 मिनट में क्या कर सकता है। इसलिए कैनेडियन वेबसाइट पे क्लियरली लिखा हुआ है कि ये नेचुरल है, बायो फ्रेंडली है, इट एलिमिनेट्स हार्श पैथोजन एंड रिड्यूस टाइम टू क्लीन। एनोलाइट काम कैसे करता है, यहां मैं 2 और सवालों के जवाब भी देता चलूंगा। आप नोट करेंगे कि अगर HOCl नहीं बन रहा, केवल OCl है, तो ये सेल वॉल को पेनिट्रेट नहीं कर पाता। वेयर एज HOCl ना केवल सेल वॉल को डैमेज करता,
माइटोकॉन्ड्रिया जो कि हमारे शरीर में एनर्जी का सोर्स है उसको डैमेज कर देता है, और अंदर जाके हमारे क्रोमोसोम्स को डैमेज कर देता है। इसलिए हम कहते हैं कि कोई भी हाई पीएच का पानी या जो हाईली एसिड या हाईली एल्कलाइन पानी नॉर्मली पीना नहीं चाहिए। केवल वे व्यक्ति जिन पे जीवन मृत्यु का प्रश्न बनाओ, केवल उन्हीं को ये हाई एल्कलाइन या हाई एसिडिक पानी पीना चाहिए, क्योंकि अगर HOCl है जो कि सोडियम क्लोराइड की प्रेजेंस के कारण होगा ही होगा, वो आपके सेल्स में जाके माइटोकॉन्ड्रिया और आपके क्रोमोसोम्स को अफेक्ट कर सकता है। इससे और बहुत सारी प्रॉब्लम्स शुरू हो सकती हैं। इसलिए कहा जाता है कि हाई एल्कलाइन या हाई एसिडिक पानी नहीं पीना है। जैसे मैंने पहले भी कहा कि जो आयोनाइजर इस प्रकार HOCl नहीं बना रहे, उनका HOCl ना होने के कारण वो सेल्स के अंदर नहीं घुस सकते, वो बैक्टीरिया, वायरस, फंगस को नहीं मार सकते। ये बनता कैसे एनोलाइट? पानी, नमक और बिजली, and it makes a powerful biocide. How to control it? pH अगर स्लाइटली एसिडिक है तो इसका पर्पस बदल जाता है, ये ब्यूटी वाटर बनता है और इंसानों में या पौधों में नॉर्मल सी बीमारियों को, या जैसे डेयरी में, पोल्ट्री में सैनिटाइज्ड एनवायरनमेंट बनाने के काम आता है। अगर हाईली एसिडिक हो जाए तो फंगल और वायरस बीमारियों को भी खत्म कर पाता है। ORP अगर 400 से 450 है तो कम से कम 30 मिनट तक उसके एक्सपोजर की जरूरत हो सकती है बीमारियों को हटाने में। अगर ORP 600 से 650 है तो 2 से 5 मिनट में बीमारियों को खत्म करेगा, और उसकी एप्लीकेशन हॉस्पिटल्स में, बेकरी वगैरह में होती है। अगर ORP 850 से 1100 के बीच में है तो ये वायरस को भी मारेगा और 2 से 5 मिनट में अपना काम खत्म कर देगा। अगर हम अब क्लोरीन के सॉल्ट के साथ थोड़ा सा प्ले अराउंड करना चाहें तो इसकी कंसंट्रेशन 0.02 से लेकर 0.045% क्लोरीन तक वेरी कर सकती है, और इसके लगभग 50 सब्स्टिट्यूट मार्केट में अवेलेबल है। बिजली, हमारी मशीन नॉर्मली 5 से 6 एम्पियर में काम करती है, बट अगर हम बिजली की डेंसिटी को बदल दें तो हम अलग अलग ORP जनरेट कर सकते हैं। अगर हम 10,050 ORP के करीब अगर जनरेट कर लें तो HIV वायरस को मारने लायक एनोलाइट बन सकता है। अगर pH 2.3 ले आए, 2.5 के बजाय 2.3 ले आए और ORP 1050 हो तो HIV वायरस को भी मारा जा सकता है। इसका मतलब हम प्लांट साइंसेस के साथ अगर हम लोगों से बात कर रहे हैं तो वो प्लांट साइंसेस के लोग बहुत सारी चीजों को मॉड्यूलेट करके ऐसी चीजें डेवलप कर सकते हैं, ऐसे प्रोडक्ट डेवलप कर सकते हैं जो बैक्टीरियल वायरल बीमारियों को खत्म कर पाए। दिस इज अ ग्लोबली नोन कमर्शियल प्रोडक्ट। ये कुछ फोटोग्राफ्स हैं, सॉरी, रशिया, जर्मनी, कनाडा, USA के एनोलाइट की। ये प्रोडक्ट्स वहां पे गवर्नमेंट द्वारा अप्रूव्ड हैं, EPA द्वारा अप्रूव्ड हैं, FDA द्वारा अप्रूव्ड हैं, और यहाँ खेती में इस्तेमाल किए जा रहे हैं। एनोलाइट बेसिकली स्टरलाइजेशन, डिसइंफेक्शन और वाटर प्यूरिफिकेशन के लिए काम आते हैं। बट ये अगर हम जहां कहीं भी किसी प्रकार से बैक्टीरिया, वायरस, फंगस या किसी इंफेक्शन को सोच सकते हैं, उन सभी जगहों में एनोलाइट की एप्लीकेशन है। वेटनरी साइंसेज में, पोल्ट्री इंडस्ट्री में, यहां ना केवल बीमारियों को रोकने में बल्कि पशुओं की सेहत बनाने में। मैंने कहा हमारी पानी के 2 गुण हैं। हमारे 5 पानियों को मिलाकर हम या तो न्यूट्रिएंट मॉड्यूलेट करते हैं या हम उनके एनवायरनमेंट को मॉड्यूलेट करते हैं, मतलब हम एनवायरनमेंट को सैनिटाइज करते हैं। सो या तो पशुओं के एनवायरनमेंट को सैनिटाइज कर दो या उनके पानी को सैनिटाइज कर दो जिससे उनकी सेहत बन जाए, या उनके पानियों में न्यूट्रिएंट इंक्रीज करने के लिए हम कंगन वाटर का इस्तेमाल कर सकते हैं। पिगरी फार्म, डेयरी फार्म्स, जितने भी
पशुओं से रिलेटेड एक्टिविटीज हैं, इनमें सैनिटेशन इंपॉर्टेंट है, इनमें जो रॉ मटेरियल के रूप में पानी इस्तेमाल हो रहा है उसकी सैनिटेशन इंपॉर्टेंट है। बाकी इंडस्ट्रीज में जैसे पेपर इंडस्ट्री, वाइनरी इंडस्ट्री, ये कुछ ऐसे बायो प्रोड्यूस पैदा करते हैं, फूड इंडस्ट्री है, होटल इंडस्ट्री है, ये लोग कुछ ऐसे वेस्ट पैदा करते हैं जिनमें बहुत बदबू पैदा हो जाती है। नॉर्मली बायोलॉजिकल वेस्ट होता है इनका, जो नदी नालों में गिरता है तो वहां पे बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, बीओडी की प्रॉब्लम क्रिएट कर देता, और जहां जहां वो सॉलिड कचरा उनका गलता है वहां पे बदबू पैदा कर देता है। वहां अगर एनोलाइट का स्प्रे करवाया जाए तो बदबू से छुटकारा पाया जा सकता है। आप लोग म्यूनिसिपैलिटीज को भी अप्रोच कर सकते हैं एनोलाइट द्वारा, उनके जो सॉलिड वेस्ट डंप्स हैं या जो गली सड़कों में या मोहल्लों में जो कूड़ा घर होते हैं उनसे जो बदबू उठती है उसको मैनेज करने के लिए भी एनोलाइट का इस्तेमाल किया जा सकता है। बहुत सारी इंडस्ट्रीज हैं, जैसे हमारे बहुत सारी इंडस्ट्रियों में वाटर कूलर लगे होते हैं, वाटर कूलर इन द सेंस कूलिंग टावर लगे हुए होते हैं, और वो कूलिंग टावर धीरे धीरे, क्योंकि जमीनी पानी इस्तेमाल हो रहा था तो उनके कूलिंग टावर्स जो है वो गलने लग जाते हैं। ऐसे ही डेयरी इंडस्ट्री में बहुत सारे बर्तन रोज धुलते हैं और बहुत सारी चिकनाई को साफ करना होता है, वहां पे नॉर्मली सोडियम बाइकार्ब, सोडे का पानी इस्तेमाल होता है, वहां हमारा हाई अल्कलाइन पानी और हाई एसिडिक पानी द्वारा इन बड़े बर्तनों को धोया जा सकता है। कूलिंग टावर में नॉन ऑक्सीडाइजिंग हाई एल्कलाइन वाटर से अगर साफ कर दिया जाए तो उनको जंग लगने के आसार खत्म हो जाते हैं। पर्सनल हेल्थ केयर, एग्रीकल्चर एंड हॉर्टिकल्चर, सबसे ज्यादा खाना, फसलें पैदा करने से लेकर उगाने तक और उगाने के बाद संभालने तक हर चीज में एनोलाइट का इस्तेमाल है। जो फल, सब्जियां या मीट जो मार्केट में आ जाता है उनकी शेल्फ लाइफ बढ़ाने में भी इसका इस्तेमाल है। जो मटेरियल कोल्ड स्टोरेज में चला जाता है उसमें एक प्रकार की फंगस आती है जिसको फुजेरियम रॉट कहते हैं, तो फुजेरियम को कंट्रोल करने में भी एनोलाइट का रोल है। और इसके अलावा म्युनिसिपैलिटी के जो वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स है उनमें बहुत बदबू उठती है और उसमें बहुत सारा सॉलिड गंद निकलता है जिसको मैनेज करना जरूरी हो जाता है, वहां इसकी बहुत जरूरत है। एक मैंने अगला सेक्टर लिख रखा है कूलिंग टावर्स। कूलिंग टावर्स नॉर्मली बिल्डिंगों में भी यूज होते हैं, और अब जो एग्रीकल्चर का आजकल बड़ा माहौल चला हुआ है, लोग एग्रीकल्चर को लेके बड़े चिंतित हैं, तो आने वाले समय में पॉली हाउस में जो फार्मिंग होती है उसके ऊपर भी उसके लिए पॉली हाउसेस को ठंडा करने के लिए भी हमें कूलिंग टावर चाहिए होता है, और उन कूलिंग टावर्स में या तो बाद में एल्गी आने के खतरे होते हैं या कोई ऐसी बीमारियां वहीं कूलिंग पैड्स पे आगे बैठ जाती हैं जो बाद में पूरी क्रॉप को ट्रांसफर हो सकती है। उनकी क्लीनिंग के लिए भी एनोलाइट इस्तेमाल होता है। एग्रीकल्चर में क्रॉप इन्वायरमेंट को एनोलाइट डिजीज फ्री बना देता है। जब कहीं से बीमारी हटा दो वहां पे पौधा बहुत बढ़िया ढंग से ग्रो करने लगता है और क्रॉप यील्ड 20% से ज्यादा बढ़ जाती है। हेल्दी प्लांट्स में फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड्स की जरूरत कम पड़ती है, इसलिए टोटल मुनाफा 35% से भी ज्यादा हो जाता है। मैं खुद से आलू, गेहूं, मक्का, प्याज और कई सारी सब्जियों में 22 से 27% तक यील्ड इंक्रीज और 35 से 40% तक कुल मुनाफा बढ़ा चुका हूं। इसके अलावा ये जो हम सजेशन दे रहे हैं ये गवर्नमेंट की बहुत सारी स्कीम्स के साथ मैच करता है। एनोलाइट का इस्तेमाल करना फार्मर्स डबलिंग फार्मर्स इनकम जो गवर्नमेंट की स्कीम है उसमें पूरी तरह से फिट बैठता। मिनिमाइजिंग फार्म एक्सपेंसेस, सॉइल हेल्थ एंड सैनिटेशन, परंपरागत कृषि विकास योजना में मैच करता है। मिशन ऑर्गेनिक वैल्यू चेन डेवलपमेंट में ये फिट बैठता है, और नेशनल सेंटर फॉर ऑर्गेनिक फार्मिंग की स्कीम्स में ये बिल्कुल फिट बैठता है। इन चीजों से जुड़ी हुई एग्रीकल्चर संस्थाओं से आप बात करके वहां पे भी इसकी एप्लीकेशन करवा सकते हैं। रिसर्च विद एनोलाइट, ये कुछ रिसर्च पेपर्स के सिर्फ नाम आपके साथ शेयर कर रहा हूं। ये डेयरी इंडस्ट्री का एक पेपर है। ये रेडियोलॉजी और लैब
ओरिएंटेड एनवायरनमेंट में इलेक्ट्रोलाइज्ड ऑक्सीडाइजिंग वाटर के द्वारा हार्ड सरफेसेस और इक्विपमेंट, मतलब हॉस्पिटल्स की डिसइंफेक्शन के बारे में एक रिसर्च पेपर है। ये बायो एरोसोल्स, मतलब जो हवा में बदबू फैली रहती है, उसका एनोलाइट द्वारा स्प्रे किए जाने से कंट्रोल किया गया, ये उस पे रिसर्च पेपर है। एनिमल प्रोडक्शन, बहुत सारे लोग पशुधन बढ़ाने में, कोई बर्ड्स को बढ़ाने में, कोई घोड़े पाल रहा है, कोई पशु पाल रहा है, गाय पाल रहा है, डेयरी कर रहा है, उनको बढ़ाने में, उनकी मल्टीप्लिकेशन सेंटर में इसका एनिमल प्रोडक्शन में इलेक्ट्रोलाइज्ड वाटर का काम है। जो लोग फ्रेश वेजिटेबल्स को काट के फ्रोजन बना के उसकी मार्केटिंग करते हैं, इसमें उसका इस्तेमाल है। ये एनडीआरआई करनाल का एक पेपर है जिसमें नॉन थर्मल अप्रोच, बिना पानी को गर्म किए फूड इंडस्ट्री के माइक्रो ऑर्गेनिजम्स खत्म करने के बारे में उनका एक रिसर्च पेपर। तो ये बहुत अच्छे से रिसर्च हो रखी है। ये कुछ मैंने काम किया था, बहुत पहले की बात है। ये 2 दिन के लिए ताजी सब्जियों को, कुछ सब्जियां ट्रीट करी, कुछ सब्जियों को बिना ट्रीट किए मैंने रख दिया। 48 घंटे 38 डिग्री टेम्परेचर पे बिना पंखा चलाए खुला छोड़ के रखा था। आप देख सकते हैं कि जो ट्रीटेड नहीं थे वो सड़ गए थे, और जो ट्रीटेड थे वो कुम्हला तो गए थे, उन पे रिंकल्स तो आ गए थे, पर वो सड़े नहीं थे। ये मेरा एक दूसरा ट्रायल था जहां मैंने 2 लीटर एनोलाइट से, जहां मैंने लगभग 1550 किलो आलू को ट्रीट किया था। 2 लीटर एनोलाइट से लगभग 1550 किलो आलू को ट्रीट किया था। और आप देख सकते हैं कि किसान का जो नॉर्मल सैनिटाइजर, जो फंजीसाइड इस्तेमाल होता था, वो 920 रुपए लीटर वाला था। और सेकंड में मैंने उनके नॉर्मल मटेरियल के साथ अपना सैनिटाइजर ऐड कर दिया, और तीसरी बकेट में केवल सैनिटाइजर है। आप देख सकते हैं कि शायद फुटाव जो आया, वो अकेले सैनिटाइजर में फुटाव थोड़ा ज्यादा आया हुआ है, थोड़ा सा ज्यादा है। बट फाइनली हमें 27% यील्ड ज्यादा मिली और किसान को लगभग 40% का मुनाफा हुआ। ये एक बीमारी होती है जो जब ट्यूबर बड़ा हो रहा होता है, ये ट्यूबर ही है, सब आलू जो है ये स्टेम का एक्सटेंडेड पार्ट होता है, और इसको जब अगर कोई बैक्टीरिया या कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म छोटे रूप में काट दे, तो जैसे जैसे ट्यूबर बड़ा होता जाता है ये कट भी बड़ा हो जाता है। ये पैथोजन के कारण होता है, और ये मेरे खेतों में से ये बीमारी खत्म हो गई थी। मैंने आलू की फसलें 2 साल तक ली, एक भी खेत में एक भी आलू इस प्रकार कटा हुआ नहीं मिला। ये एक मेरा मक्की का ट्रायल था, मेज का 2.25 एकड़ का ट्रायल था। इसमें मशीनों द्वारा स्प्रे हुआ था, और आप देख सकते हैं कि ये बीच की जो रो है, ये हमारा सेंटर पॉइंट था। एक तरफ की 7 रोज जो थी ये अनट्रीटेड थी, और लगभग 72 रोज मेरे राइट हैंड साइड पे जो थी वो सब ट्रीटेड थी। ये 70वें दिन स्प्रे हुआ था, और 35वें दिन की फोटो है। आप देख सकते हैं कि एक राइट हैंड साइड की क्रॉप और लेफ्ट हैंड साइड की क्रॉप में कितना फर्क है। टोटल में हमें 22% क्रॉप यील्ड मिला, और किसान का मुनाफा लगभग 35% बढ़ा। ये एक आलू के खेत का ट्रायल था। प्लॉट नंबर 1, मैंने जिस खेत में काम किया था वो ये था, प्लॉट नंबर 3। प्लॉट नंबर 1 में 12 दिन पहले आलू की बुआई हो चुकी थी, एक इरिगेशन हो चुकी थी। प्लॉट नंबर 2 में 8 दिन पहले बुआई हो चुकी थी और एक इरिगेशन हो रखी थी। तब हमने प्लॉट नंबर 3 में काम शुरू किया था। पर जब 50वें दिन फोटो लेने गए तो आप देख सकते हैं कि प्लॉट नंबर 1 में अभी भी कैनोपी कंप्लीट नहीं हुई, अभी भी लाइनें दिखती हैं। प्लॉट नंबर 2 में भी जो हमसे 8 दिन आगे थी, उसमें भी जगह जगह जो है गैप्स दिखाई देते हैं। वेयर एज प्लॉट नंबर 3 में आप देख सकते हैं कि क्रॉप पूरी भर गई है और अभी भी पौधे ऊपर को उठ रहे थे।
ऐसा होने से मेरे को यहाँ पर लगभग 24% की क्रॉप यील्ड मिली और मेरे आलू जो थे वो बड़े हो गए। नंबर ऑफ ट्यूबर नहीं बढ़ता, आलूओं का नंबर नहीं, संख्या नहीं बढ़ती, पर उनका साइज बढ़ता है। ये लेफ्ट हैंड साइड पे अनट्रीटेड जब ट्रैक्टरों द्वारा या मैनुअली जब आलू खोदे जाते हैं तो फिर उनकी ढेरी लगाई जाती है, तो मैंने उनको साइज वाइज अलग कर दिया था। आप देख पाएंगे कि जो सबसे बड़ी वैरायटी थी वो केवल इतने सारे थे, जबकि ट्रीटमेंट प्लॉट में आप देख सकते हैं कि बड़े वाले आलू ज्यादा हो गए थे। यहां आप देखें, ये जो ग्रैंड वैरायटी है, जिसको मैं कहूंगा कि बहुत बड़े साइज के आलू थे, ये बहुत ज्यादा हो गए और जो छोटे आलू हैं वो कम हो गए। इनका जो क्रॉप का डिस्ट्रीब्यूशन कहा जाए वो बड़े आलूओं की तरफ ज्यादा हो गया था, छोटे आलू कम हो गए थे। इस प्रकार क्रॉप यील्ड इंक्रीज हुई। मक्की के ट्रायल में आप देख सकते हैं कितना बड़ा राइज आता है। टोटल में जहां 400 दाने निकल रहे थे एक मक्की में से, लगभग 750 दाने निकले। ईओ वाटर जो है उसका सीड ट्रीटमेंट में, इरिगेशन सप्लीमेंट में और स्टोरेज के दौरान स्प्रे करके इस्तेमाल किया जा सकता है। अगर सीड ट्रीटमेंट करना चाहें तो केवल 2% का सोल्यूशन 1:50 सोल्यूशन इस्तेमाल करें। 1 लीटर को 50 लीटर पानी में डाल के किसी भी सीड को 2 मिनट के लिए डिप कर दें। मक्की, गेहूं, प्याज, अगर इनके सीड हैं तो वो थैलियों से ना निकालें। मटर वगैरह के सीड होते हैं उनको थैली से ना निकालें, पूरी थैली को ही एनोलाइट में कुछ देर के लिए 2 मिनट से लेके 5 मिनट के लिए डुबो दें। अगर हम इरिगेशन डोज करने वाले हैं, इरिगेशन के साथ डोजिंग करने वाले हों, तो 2.5 लीटर प्रति एकड़ पे मेरे को अच्छे रिजल्ट मिले। पर बाद में जब मैंने ट्रैक्टर माउंटेड स्प्रेयर्स के साथ काम करना शुरू किया तो ट्रैक्टर माउंटेड स्प्रेस में 400 लीटर पानी एक बार में डलता है, तो मेरे को 2.5 लीटर के बजाय 4 लीटर एक बार की टंकी में मैंने यूज किया। एनोलाइट को किसी भी दूसरे प्रोडक्ट के साथ नहीं मिलाना है। कुछ लोग, कुछ फसलें माइक्रोबियल सप्लीमेंट्स यूज करनी पड़ती हैं। जैसे बहुत सारी सब्जियों में माइक्रोबियल सप्लीमेंट्स डाले जाते हैं। जो कुछ लोग जो ऑर्गेनिक खेती करते हैं वो लोग नाइट्रोजन फिक्सिंग या फास्फोरस फिक्सिंग बैक्टीरिया इस्तेमाल करते हैं अपनी खेती में। उन लोगों को पहले एनोलाइट का स्प्रे करना चाहिए, ताकि जब बाद में नए बैक्टीरिया या नई फंगस जब हम इंट्रोड्यूस करें तो उसको कोई रेजिस्टेंस ना मिले और वो अच्छे से अपनी पकड़ बना पाए। ये एनोलाइट अपना काम आधे घंटे में कर देता है, उसके बाद उसके कोई रेजिडुअल इफेक्ट नहीं होता, वो किसी चीज के साथ इंटरफियर नहीं करता। जो लोग मशरूम की खेती करते हैं, अगर वो एक बार इस एनोलाइट का स्प्रे करते हैं तो उनको जो नया कल्चर लाना है, जो नए स्पॉन या नया सीड डालना है, उसमें उनको अच्छी पैदावार मिलती है। बट अगर उन्होंने सीड पहले डाल दिया तो एनोलाइट मशरूम को उगने नहीं देगा, मशरूम को खत्म कर देगा। किसी भी और केमिकल के साथ इसको मिक्स करके कभी स्प्रे मत करना, हमेशा ये सेपरेट स्प्रे होगा और किसी भी दूसरे केमिकल से पहले स्प्रे होगा। ये चीजें मैं सांगा सीड, पेप्सी, सांगा सीड ने थोड़ा और आगे काम किया था। उनका एक अपना टिश्यू कल्चर लैब है, वहां उनके टिश्यू कल्चर लैब में एनोलाइट ने बहुत बढ़िया रिजल्ट दिए उनके, क्योंकि अल्टीमेटली टिश्यू कल्चर जो है वो इंसान ही करते हैं, तो हाथों से इन्फेक्शन फैलता था। जब ये एनोलाइट वहां इस्तेमाल होना शुरू हुआ तो उनके फाइनल प्रोडक्ट में और फाइनल टिश्यू ट्यूब्स में इन्फेक्शन आना बंद हो गया, पौधों की सर्वाइवल रेट बढ़ गया। उसके बाद उन्होंने एक ऑटोमेटिक प्लांट लगाया था जिसमें केवल रूट जोन में इरिगेशन होती थी, हवा में पैदावार होती थी, एरोपोनिक कहा जाता था उसको। उसमें वो लोहे के स्ट्रक्चर थे, उनके अंदर जब हमने एनोलाइट का इस्तेमाल करना शुरू किया तो वहां पे भी ट्यूबर बनने आसान हो गए और किसी प्रकार का कहीं फंगस या काई नहीं आई, जबकि लोहे के स्ट्रक्चर थे वो सारे।
हाइड्रोपोनिक फैसिलिटीज, जो लोग हाइड्रोपोनिक फैसिलिटीज इस्तेमाल करते हैं अगर उनका रख रखाव ठीक ना हो तो वहां पे काई आ जाती है और वहां पे फंगस आ जाती है, जिसके लिए उनको हर 6 महीने पे डिसइंफेक्शन करना पड़ता है। अगर वो एनोलाइट बीच बीच में स्प्रे करते रहें या एनोलाइट को अपने पानी के साथ चला दें तो उनका इंफ्रास्ट्रक्चर की लाइफ लंबी हो जाती है और उनमें काई नहीं जमती, उनमें कोई फंगस नहीं बैठती और डिसइंफेक्शन जो है वो बार बार नहीं करना पड़ता, या उनको अपना मीडिया जिसमें वो पौधे उगा रहे हैं वो मीडिया सारा बदलना नहीं पड़ता। ये काम मैं सांगा सीड, भट्टी सीड के साथ, मकैन और पेप्सी के साथ पंजाब में मैंने 2 साल तक किया। ये मेरे कुछ नए एक्सपेरिमेंट है, पिछले महीने की फोटोग्राफ है। राजस्थान में गोभी की उस समय नर्सरी बन रही थी, तो आप नोट कर सकते हैं कि ये वाला जो है हमारा एनोलाइट ट्रीटेड ट्रेज थी और ये अनट्रीटेड ट्रेज हैं, और आप देख सकते हैं कि जर्मिनेशन में कितना फर्क पड़ा। जो लोग नर्सरी प्रोडक्शन का काम करते हैं उनके लिए एनोलाइट वरदान हो जाता है, जो लोग फ्लोरिकल्चर का काम कर रहे हैं उनके लिए भी ये वरदान का काम करता है। ये मेरा एक ट्रायल है, अभी प्याज उखाड़ा नहीं गया है, ये पिछले हफ्ते की फोटोग्राफ है। ये 2 क्यारियां जो हैं ये एनोलाइट से ट्रीटेड है, ये वाली क्यारी और इसके बाद की क्यारियां जो हैं ये अनट्रीटेड है। तो आप देख सकते हैं क्रॉप में कितना डिफरेंस है। अगर पौधे बड़े हैं तो ऑब्वियसली इनके नीचे का प्याज भी बड़ा होगा, बट अभी ये उखाड़े नहीं गए। कुछ दिन बाद जब इनकी हार्वेस्टिंग होगी तो मैं आपको हार्वेस्टिंग के फोटोग्राफ भी शेयर करूंगा। So this is what I wanted to tell you about Enolite, and quickly मैंने कुछ खत्म कर दिया। मैं चाहता हूं कि अगर आप लोगों के questions हो तो we can discuss it further. Thank you. Let me just tell for everybody say जब सर जी बोल रहे हैं Enolite के बारे में वो 2.5 की बात कर रहे हैं। सर मैं उड़ीसा में जो अपना यहाँ पे जो पोल्ट्री फार्म है, मैं 2 पोल्ट्री फार्म में सर बात किया था उनसे, ठीक है जी। मैंने YouTube में एक वीडियो देखा था कि जो 2.5 जो है हमने उसको 1:50 में डायरेक्ट करना है, ठीक है सर। तो बट उसका एप्लीकेशन कैसे है मेरे को पता नहीं है सर। मैंने उनको बोला कि 1.5 से 1:50 में डाइल्यूट करना है, बट हाउ दे विल एप्लीकेबल टू दैट पोल्ट्री फार्म। मैंने 3 प्रकार से इसको काम में लाया। पहला, जब आपके पास छोटे छोटे बर्ड्स होते हैं उनको पानी पिलाने के लिए 2 लीटर का एक कंटेनर वहां रखा जाता है। उस 2 लीटर के कंटेनर में 100 ml एनोलाइट डाल दीजिए। छोटे छोटे बर्ड वहां से पानी पीते हैं। जो लोग अंडे की पोल्ट्री कर रहे हैं उनके जो केजीज होते हैं उसमें लगभग 2500 बर्ड का एक केज होता है, और वो 2500 बर्ड रफली 500 लीटर पानी रोज पी जाते हैं। और वहां ऑटोमेटिक वाटर डिस्पेंसर लगता है, उस पे पक्षी चोंच मारते हैं और वहां से अपने आप पानी बाहर आता है। तो उनकी बड़ी टंकी में आप सफिशिएंट अमाउंट में पानी डालते हैं जो छत के ऊपर टंकी लगी होती है। तीसरा एप्लीकेशन है एरियल स्प्रे। पीठ पर स्प्रे पंप लगाकर जहां ये बर्ड्स हैं वहां पे स्प्रे कराया जाता। सर ये जो बड़े टंकी में जो डालते हैं इसका सर क्या रहेगा? जो बड़े टंकी में डाले कितना लीटर कितना पानी? 2%। 2%। अगर मान लीजिए मेरे को 500 लीटर की टंकी है ऊपर, तो उसका 2% मतलब 10 लीटर डलेगा। मीन्स वही मैं जो बोल रहा था 1:50 बात। हाँ, 1:50। ठीक है। तो 1:50 वही है सर। सर इनका ये एप्लीकेशन। हाँ बोलिए त्रिपति जी। हेलो सर। हाँ बोलिए। इनका बंद हो गया, आपका अनम्यूट हो गया सर त्रिपति जी आपका। हाँ सर बोलिए। सर तो we can applicable in poultry farm in that 3 ways only. One is drinking purpose and one is to spray purpose only. जी जी जी। ओके थैंक सर। इसमें उनका बेनिफिटेड सर, इसमें बेनिफिटेड क्या आएगा सर? पोल्ट्री में बहुत सारे एंटीबायोटिक इंजेक्शन लगते हैं सर, वो खर्चा बच जाता है। अच्छा, इंजेक्शन और देने की दूसरा बेनिफिट ये आता है कि जो लोग अंडे के लिए पोल्ट्री फार्म कर रहे हैं, पोल्ट्री फार्म 2 प्रकार के हैं, अंडे के लिए और ब्रॉयलर के लिए। जो लोग ब्रॉयलर के लिए करना है तो उनके बर्ड्स जो हैं वो लगभग 8 दिन पहले तैयार हो जाते हैं। तो जो लोग साल में 7 बार 7 टाइम्स क्रॉप ले पाते थे वो 8वीं क्रॉप भी ले पाते हैं। राइट। और जो लोग अंडे की फार्मिंग कर रहे हैं उनका अंडे का साइज स्लाइटली बढ़ जाता है, प्लस अंडे का जो शेल है
वो थोड़ा सा थिक हो जाता है, जिसकी वजह से ट्रांसपोर्टेशन में अंडे कम टूटते हैं, ब्रेकेज का लॉस नहीं होता। सो ब्रेक अदरवाइज जो बायर है जिसको माल भेजा, वो अंडे टूटने का खर्चा डाल देता है। तो अगर ये पानी पीते हैं तो अंडे कम टूटते हैं, वो नुकसान नहीं होता है। ओके सर, मेरे पास तो ये तो इन्फॉर्मेशन था 1:50 का, बट एप्लीकेबल का इन्फॉर्मेशन नहीं था सर। थैंक यू। नाउ यू Thank you, हैव इट, Tripati. एंजॉय। बोलिए। गुड इवनिंग सर। जी सर मुझे एक तो ये जानना था रिगार्डिंग प्लांट के लिए, आपने जो बोला ना, तो एप्लीकेशन जो है आप पर्टिकुलर यूज हम लोग जो एप्लीकेशन में करते हैं, तो उसमें जो कॉन्सेंट्रेशन यूज करना है उसमें भी यही चीज, या फिर जहाँ पे हम लोग को प्लांट फ्रूट एंड वेजिटेबल को भी निकालने के बाद में अगर वापस वॉश करके ऑर्गेनिक इसमें करते हैं, तो वो टाइम पे भी परसेंटेज विल बी द सेम, एप्लीकेशंस वाला जो रहता है वो परसेंटेज? जब फ्रूट या वेजिटेबल वॉशिंग करते हैं, उस समय हम फुल कंसंट्रेशन यूज करते हैं। ओके, उस समय डाइल्यूट नहीं करते हैं। और इनफैक्ट ये डाइल्यूशन वो लोग करते हैं जिनको बहुत बड़े लार्ज स्केल में एप्लीकेशन करना होता है, ओके, क्योंकि हमारे घरों में ऑलमोस्ट अनलिमिटेड पानी बन सकता है, राइट। तो हमें नहीं, डाइल्यूशन करने की आवश्यकता नहीं है। और खास तौर पे किचन लेवल की अगर एप्लीकेशंस हैं तो 100% कंसंट्रेट में यूज करो। नहीं, आई एम टॉकिंग रिगार्डिंग द, मैं अगर कोई फार्मर को ये सजेस्ट कर रही हूँ, तो हो सकता है कि मुझे शायद आपकी हेल्प लेनी पड़े रिगार्डिंग द स्प्रे का, जो आपने जैसे बोला कि कोई भी केमिकल यूज करने से पहले इसको स्प्रे करना है, और प्लस उसका एक पर्टिकुलर कॉन्सेंट्रेशन रहता है, तो वो चीज वो जो कंसंट्रेशन है ना, वो मिट्टी का टाइप क्या है, क्रॉप कहाँ है, किस एरिया में है, वो सब चीजें देख के उनको कंसंट्रेशन करनी होती है। बट एक थंब रूल है कि 2 से 2.5% का सोल्यूशन बना दो तो काम करता है। अंडरस्टैंड। सर मुझे 2 क्वेश्चंस हैं। एक तो सर, जैसे पपीता प्लांटेशन होता है जी, उसमें एनोलाइट को कैसे यूज कर सकते हैं सर? आपको पपीता जो है ना, ये नॉर्मली हैवी सॉइल में होता है, डार्क सॉइल में होता है, और इसमें पानी खूब लगता है। तो जहां पानी खूब लगता है वहां फंगस बहुत आती है, और अगर मिट्टी काली है तो उसमें ऑलरेडी फंगस बहुत होती है। इसलिए आपको कंसंट्रेशन ज्यादा लगेगी। अगर हो सके तो पौधे के आसपास और पौधे के ऊपर भी, क्योंकि प्लांट्स जो है ना वो हवा में से भी मॉइस्चर पीते हैं, तो पत्तियों के ऊपर भी अगर एनोलाइट पड़ा होगा तो प्लांट वहां से भी पी लेगा। तो आप कंसंट्रेटेड फुल कंसंट्रेशन में यूज करो। वैसे कितना बड़ा फार्म है? सर एक्चुअली हम गवर्नमेंट प्रोजेक्ट चला रहे हैं सर, उसमें नर्सरी भी डेवलप कर रहे हैं और वहाँ पपीता प्लांटेशन भी प्लानिंग कर रहे हैं सर। जी बहुत अच्छा है। मिट्टी की सैनिटेशन अलग से करिए। मिट्टी की सैनिटेशन, जब आप मिट्टी तैयार करेंगे तो उसकी सैनिटेशन अलग से करिए। जो पौधे आप बाहर से ला रहे हैं उनकी सैनिटेशन करिए, और फिर उनको हर 1 महीने बाद एनोलाइट का स्प्रे करते रहिए। ग्रोथ भी अच्छी आएगी, पपीते भी बड़े बनेंगे। जी सर, थैंक यू सर। एक सेकंड क्वेश्चन था सर, हम लोग सर गवर्नमेंट प्रोजेक्ट में गौशाला से जुड़े हुए हैं सर। वहाँ पे कमजोर गाय आती है सर, जो काटने के लिए भेज जाती है, वो पकड़ के वहाँ पहुंचाई जाती है। तो उनको हमको सर ठीक करके पालना होता है, तो वो बहुत दुर्बल होती है, कमजोर होती है, उनमें से कुछ दिन में मर भी जाती है। तो उनके लिए एनोलाइट का क्या यूज हो सकता है कि वो थोड़ा सा उनका सर्वाइवल बढ़ जाए और जो उनकी बीमारियां या दुर्बलता ठीक होती जाए? उनका जो खाना आप उनको खाने को दे रहे हैं, मैंने बहुत देखा गौशालाओं में जो खाना आता है ना, वो हमारे जैसे लोगों के घरों से जो रोटियां सड़ जाती हैं वो उनको भेज देते हैं। उनकी रोटियों के ऊपर, उनके चारे के ऊपर ऑलरेडी फंगस और बैक्टीरिया ग्रो कर रहा होता है, और ऐसे सड़े हुए अन्न को ये पशु खाते हैं। तो पहले ही पशु कमजोर होते हैं, उनसे खाना खाया नहीं जाता, हजम नहीं होता। अगर हम इनके खाने को, इनके दाने को, इनके फॉडर को और इनका जो पानी है उसको एनोलाइट द्वारा डिसइंफेक्ट कर दें, तो खाना हजम करना आसान हो जाएगा। ये पशु जो आपके पास आते हैं ये सारे वृद्ध हैं। ये ऐसे ही है जैसे हमारे पेरेंट्स हैं, जो हम 4 रोटी खाते हैं वो 2 रोटी खाते हैं, ऐसे ये पशु है, ये ज्यादा खा नहीं सकते हैं, हजम नहीं कर सकते हैं। इनको अगर आप खाना सैनिटाइज करके दे दें और पानी भी इनका सैनिटाइज करके दे दें, तो इनको हजम करना आसान हो जाएगा। सर तो भूसा, जैसे ड्राई भूसा इनको देते हैं, तो उसमें भी कर सकते हैं? बिल्कुल। जो भूसा ड्राई है, अगर आप उसके ऊपर स्प्रे कर देते हैं
और उसको स्प्रे किए हुए पोर्शन को मिला देते हैं तो कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला है। अगर आपने उसके ऊपर मान लीजिए आप एक बारी में एक पशु को 10 किलो चारा दे रहे हैं, उसमें आधा किलो का स्प्रे भी मार देंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा, वो बड़ी आराम से खा जाएंगे। दूसरी बात, ये जितने भी पशु बड़ी उम्र के होते हैं इनमें डायरिया होना बड़ा आसान है, बहुत आसानी से इनको डायरिया होने लगता है, इनके पेट गड़बड़ हो जाते हैं। सो अगर इनको इनके बाड़े में इनके पशुओं की बॉडी के ऊपर एनोलाइट का स्प्रे कर देंगे तो उनके शरीर से जो बीमारियां हो रही हैं वो नहीं आगे नहीं बढ़ेंगी। नहीं तो एक पशु से दूसरे पशु को बीमारियां पहुंच जाती हैं, पूरा आपका यार्ड, कोर्ट यार्ड है या जो एनिमल एरिया है वो सारा ही डिसइंफेक्ट कर सकते हैं आप। तुलसी लाइक प्लांट में क्या ज्यादा डालने से 2.5 नुकसान हो सकता है या उसको हम फ्रीक्वेंटली यूज करते रह सकते हैं इन्फेक्शन होने में? तुलसी के तरह के पौधे जिनकी हम वेजिटेशन बढ़ाना चाहते हैं, अब इनका कोई फल तो आना नहीं है, इसके बीज भी अपने को चाहिए नहीं, अपने को तो इसके पत्ते चाहिए और पत्तों में भी रस चाहिए। ऐसे पौधों को पहली बात मैं ज्यादा पानी नहीं देना चाहता, इनको थोड़ा सा सुखाना चाहिए, क्योंकि इन पौधों में एक टेंडेंसी होती है कि इनको तंग करोगे तो ये अपना वो केमिकल बनाएंगे जिस केमिकल के लिए इनकी वैल्यू है। तो इनको मेरे हिसाब से हर तीसरे दिन पानी देना चाहिए, पर धार्मिक भावनाएं होती हैं इसलिए लोग हर रोज पानी दे देते हैं। मेरे हिसाब से हर तीसरे दिन पानी देना चाहिए और एक दिन एनोलाइट दो, एक दिन कैथोलाइट दो, मतलब एक दिन 2.5 दो या 2.5 भी मत दो, इसको 4.5, 5.5 ब्यूटी वाटर दो। 2.5 तब तक ना दो, तुलसी में फंगस आती नहीं, तुलसी में बैक्टीरिया आता नहीं, इसलिए 2.5 देने का कोई मतलब नहीं। ब्यूटी वाटर दो जो सॉइल हेल्दी रहे और सॉइल में एरेशन बनी रहे, और हर तीसरे दिन 11.5 से इरिगेशन दे दो, बाकी टाइम 9.5 की इरिगेशन दे दो, बहुत है। बोलिए सर, मुझे होम गार्डनिंग के रिगार्डिंग पूछना था, एनोलाइट का एप्लीकेशन कैसे करेंगे उसमें, और इरिगेशन के लिए और डिजीज के लिए। 2.5 का इस्तेमाल तो डिजीजेस के लिए ही होगा। जब कभी आप फूल उगाते हैं, जब कभी आप मटर उगाते हैं, तो जिन पत्तियों के ऊपर सफेद सफेद जाला आ जाता है उनमें 2.5 का इस्तेमाल होगा। आप रहते कहाँ हैं? सर नागपुर। नागपुर, मिट्टी काली है, वहां काली मिट्टी में फंगस बनती है। काली मिट्टी की फंगस को अगर आपको लगता है कि आपके पौधे की जड़ें फैलती नहीं है, अगर उसको बढ़ाना चाहें, जो कि नॉर्मली गमले में तो ठीक है, लोग अपने पौधे की जड़ें ज्यादा फैलाना नहीं चाहते, इसलिए 2.5 मत डालो, सिर्फ ब्यूटी वाटर डालते रहो, उतने में ही पौधे हेल्दी रहेंगे। अच्छा, तो इरिगेशन के लिए भी ब्यूटी वाटर इरिगेशन के लिए भी ब्यूटी वाटर का यूज कर सकते हैं, ब्यूटी वाटर का इस्तेमाल करें। मैंने एक स्लाइड में बताया था कि स्लाइटली एसिडिक EOW भी एनोलाइट है। अच्छा, ठीक है, तो आप मतलब स्लाइटली एसिडिक होगा, इवन न्यूट्रल जो है, न्यूट्रल एनोलाइट कहां बनता है हमारी मशीन में? जब 7 का बटन दबाते हैं, ग्रीन बटन क्लीन वाटर के लिए, उस समय जो दूसरी तरफ एसिडिक पानी बन रहा होता है वो न्यूट्रल एनोलाइट है, उससे भी पौधों को फायदा होता है, आप उसको भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जरूरी नहीं है 2.5 से ही फायदे लें। जब जो जैसी बीमारी होती है उसको वैसा पानी देंगे। जहां हमें डिजीज सामने नजर आ रही है, खास तौर पे कुछ स्वीट पी के फ्लावर्स होते हैं, गार्डिनिया के फ्लावर्स होते हैं, जिसमें फंगस सामने से नजर आती है। कोई लोग वेजिटेबल उगाते हैं, बैंगन घर में उगाते हैं, भिंडी उगाते हैं, ऐसी जगह में फंगस सामने से नजर आती है, उनका आप 2.5 से ट्रीट करें। जहां आप सोच रहे हैं कि यहाँ बीमारी आ सकती है या बीमारी को अवॉइड करना, वहां तो ब्यूटी वाटर से भी अवॉइड कर सकते हैं। सर ये पूछना था, जैसे का अपना क्रॉप लगा हुआ है और उसमें फंगस और वायरस और ब्लास्ट वगैरह जो प्रॉब्लम जो आता है, उसके लिए हम कैसे ट्रीट करें कि वो ब्लास्ट वगैरह खत्म हो जाए? देखो, ब्लास्ट की जो फंगस है ना, वो तब आती है जब फूल आ गया, उसके बाद बीज बनने शुरू हुए तो पता लगा ब्लास्ट हो गया इसमें। ऐसी फसलों को शुरू से ही हैंडल करना पड़ेगा। ये जो ब्लास्ट में जो फंगस है वो पौधे के अंदर से आती है, बाहर से तो पता ही नहीं लगेगा जब तक उसके सिम्टम नहीं आएंगे। सिम्टम्स जैसे आ रहे हैं सर, तो उसके लिए हम क्या ट्रीट करें अब आगे उसको प्रिवेंट करने के लिए?
ये जो है ना, ये पौधे के अंदर की रिजाइडिंग फंगस है। आप स्प्रे कर सकते हैं, बट पौधे इतने बड़े हो चुके होते हैं कि मटेरियल का यूनिफॉर्म स्प्रे करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। सर जैसे अपना स्प्रे पंप से करते हैं 15 लीटर के, तो उसमें कितना अपना 2.5 pH उसमें पहले एक मिनट ये बता दीजिए, आप अभी किस फसल में स्प्रे कर रहे हैं? अभी टमाटर में करना है सर। टमाटर में कर रहे हैं। स्टैकिंग कर रखी है या जमीन में छोड़े हुए हैं? स्टिकिंग है सर, मल्चिंग के साथ। कितना ऊंचा हो गया पौधा? 2.5-3 फीट का। 2.5-3 फीट का जी। अच्छा, अभी ये तोड़ना कब है? फरवरी में? अभी जनवरी में स्टार्ट हो जाए फ्लावरिंग। फरवरी में करना है। तो अभी आप पूरे पौधे को स्प्रे कर सकते हैं, तो उसको ड्रेंच करना है, पौधे को ड्रेंच करना है, तभी उसके अंदर मटेरियल पहुंचेगा जी। कौन सा नहला दो पौधे को जी। और आपने पूछा नैपसैक स्प्रे में कितना डलेगा? एक नैपसैक स्प्रे 15 लीटर वाले में 350 ml एनोलाइट डलता है। आप 400 ml या आधा लीटर डाल सकते हैं। जी सर। सर जैसे अपन बार जैसे केला लगा, उसके बाद पपीता लगा, पपीता में वायरस के कारण उसको उखाड़ना पड़ा, फिर टमाटर लगाया, तो फंगस मुझे बार बार परेशान कर रहा है, तो मैं उसमें क्या 11.5 pH ड्रिप इरिगेशन में दे सकता हूँ? 11.5 फंगस को कुछ नहीं करेगा, बल्कि मजा आएगा, फंगस को ग्रो करेगी। सर एसिडिक हो गया है बार पेस्टिसाइड्स और वो सब डालते हुए, फर्टिलाइजर मिट्टी यूज कर रहे हो, उस मिट्टी की नेचर ही है एसिडिक जी। उसको न्यूट्रल करने के लिए और उसके न्यूट्रिएंट को मोबिलाइज करने के लिए आपको 11.5 इस्तेमाल करना चाहिए। बट उस 11.5 से बीमारी कंट्रोल में आएगी, ऐसा नहीं सोचना है। नहीं सर, मैं वो न्यूट्रलाइज की बात कर रहा था, गलती से मैंने कहा ना कि अपनी प्रेजेंटेशन में भी कहा कि न्यूट्रिएंट आर्गुमेंटेशन, हमें न्यूट्रिएंट जहां मॉड्यूलेट करने हैं, वहां हाई एल्कलाइन का या नॉर्मल 9.5 का भी अच्छा रोल है। जी सर। अपने यहाँ 9.5 खूब बनता है, आप 9.5 बनाइए और अपनी मिट्टी में मिलाइए। जी जी सर। उतने में आपको बहुत सुख मिल जाएगा। जी सर। अभी चना लगाना है, चना डालना है, तो उसको सीड ट्रीट कैसे करूं सर? चने की बोरियां होंगी आपके पास? जी सर। 1 एकड़ में कितना लगा रहे हैं? 12 किलो, 15 किलो? नहीं, 1 एकड़ में 40 किलो के आसपास। 40 किलो लगाएंगे, ठीक है। काला चना लगा रहे हैं? नहीं, लाल चना सर, JJ 11। हाँ, वही लाल चना, काला, ठीक है। तो जो आपके पास 40 किलो है ना, उसके एक बैग कितने के हैं? 25 किलो का बैग होगा या 15 किलो का बैग है? 25 किलो का सर। 25 किलो के बैग को क्या हम 5-5 किलो के बैग में कन्वर्ट कर सकते हैं? जी सर। 5 किलो के एक बाल्टी में 5 किलो ही एनोलाइट ले लीजिए, और ये 5 किलो की बैग जो है ये उसमें उतार दीजिए, सीड का बैग। 5 मिनट डुबोए रखिए, फिर निकाल के बाहर रख दीजिए सूखने के लिए, दूसरा बैग डाल दीजिए। इस प्रकार आप अपने 40 किलो को 5-5 किलो करके एक बाल्टी में ट्रीट कर लेंगे। अदरवाइज 40 किलो को ट्रीट करने के लिए आपको वो ट्यूबवेल वाली जो हौदी होती है उसमें डुबोना पड़ेगा। जी। तो सर पानी बार बदलना है, उसी पानी में चल जाएगा? नहीं, वो 5 लीटर पानी काफी है। मैंने बताया था शायद, मैंने 2 लीटर एनोलाइट को 50 लीटर पानी में डाल के और 1500 किलो सीड ट्रीट किया था। ठीक है, आपने सिर्फ 40 किलो करना है, आपका 5 लीटर एनोलाइट बहुत है। उसी में 5-5 किलो करके एक ही बाल्टी में भिगो लीजिए। जी। बाकी उसको सुखा के फिर अपन उसको डिटेल कर सकते हैं सर। एक बार वैसे तो वो गीला आपके, अगर आपने हाथ से डालना है सीड तो गीले में भी डाल लेंगे, पर अगर मशीन द्वारा, ड्रिलर द्वारा डिबलिंग करनी है तो फिर आपको सीड सुखाना जरूरी है। सर ये पूछना था सर, जैसे डेयरी फार्म में तो जैसे 2.5 से वो हम सैनिटाइज कर देंगे चारे को, क्या जानवर को पिलाने के लिए 9.5 इस्तेमाल करना है? 9.5 बिल्कुल पिला सकते हैं। रोज ना भी पिला पाए तो जब भी मौका मिले हफ्ते में 1 बार 2 बार पिला दीजिए।
अच्छा सर, एक सवाल और है सर, जैसे कि जब लार्ज स्केल में करना होता है हम लोग जनरली आरओ के बाद ही इसको ट्रीट करते हैं, तो क्या नॉर्मल वाटर जो ज्यादा टीडीएस का है क्या वो भी यूज किया जा सकता है जैसे खेती के लिए या जानवरों के लिए? ज्यादा टीडीएस होने पे 2.5 और 11.5 ठीक ढंग से या अच्छी क्वालिटी का बनता नहीं है जी। सो अगर आपके यहाँ खेतों में ये अक्सर प्रॉब्लम होती है कि भाई अच्छी क्वालिटी का 2.5 नहीं बन पाएगा खेत के पानी से, तो ऐसे में मेरा ये तरीका रहता है कि मैंने 20-20 लीटर की केनियां रखी हुई हैं। मैं अपने घर से पानी क्लीन करके और अच्छे टीडीएस का पानी अपने साथ लेके जाता हूँ, खेत में 2.5 बनाता हूँ और अपने सामने स्प्रे करवाता हूँ। मेरा एक प्रोस्पेक्टिव क्लाइंट है जो हाइड्रोपोनिक्स करते हैं। हाँ जी, हाइड्रोपोनिक कब से लगे हुए वो देख लीजिए। मेरा ख्याल है वहां अगर पुराने लगे हुए हैं तो जो प्लास्टिक की ट्यूबें लगी होंगी या जो लोहे की ट्यूबें लगी होंगी उनमें काई जमी होगी। ओके। और जितना ये हाइड्रोपोनिक का पानी घूमकर वापस एक टैंक में आता है और क्योंकि वो न्यूट्रिएंट रिच होता है तो उस टैंक में भी काई जमी हुई होगी। आप उसको सिर्फ ये कह दीजिए, उससे उसका साइज पूछ लीजिए और जितना पानी का टैंक का साइज है, हो सकता है 200 लीटर का टैंक हो सकता है 500 लीटर का टैंक हो, आप उसमें पहले दिन जाके उस 2.5 को टैंक के आसपास स्प्रे करा दीजिए और उसके अंदर 5 लीटर के करीब वो 2.5 डलवा दीजिए। उसको पूछिए कि क्या तुम्हें ये काई पसंद है, डू यू लाइक दिस एल्गी और डू यू वांट टू रिमूव इट। वो बोलेगा काई तो खत्म ही नहीं होती, आज हटाओ कल आ जाती है वापस। तो उसको बोलो अगर मैं स्प्रे कर जाता हूँ, अगर काई चली जाए तो मेरे को इसकी फोटो खींच के भेज दियो। उतने में उसको समझ में आ जाएगा कि काई कैसे बिना किसी केमिकल के काई खत्म हो जाएगी। तो 2.5 is to be sprayed on the plants itself directly? प्लांट्स पे नहीं, वो जो नीचे मशीन है ना, वो जो उनका हाइड्रोपोनिक का जो टैंक है जिसमें पानी इकट्ठा हो रहा है और जो उसकी पाइपलाइंस है उसमें एक बार 2.5 को चलवाना है। अगर जैसे कोई क्रॉप हार्वेस्ट हुई है और मशीन खाली हो गई है तो 2.5 चलवा दीजिए, तो सैनिटाइज हो जाएंगे, काई खत्म हो जाएगी। तो कितना प्रोपोर्शन? सेम 2% और 2%, 2.5%। आप तो क्योंकि क्लाइंट विन ओवर करना है, प्योर चलवा दीजिए, प्योर चलवा दीजिए। प्योर, बिल्कुल। ओके। एंड पर एकड़ या कुछ ऐसे सम मशीन की साइज के सुपर देनी होगी या कैसे? व्हाट इज द काइंड ऑफ दिस थिंग? मतलब मैं तो SD 501 से ही काम कर रहा हूँ, बट जब उनको देने का टाइम होगा, क्योंकि उनके पास पानी की रिक्वायरमेंट एक्चुअली कम होती है। हाइड्रोपोनिक लगाते ही वो लोग हैं जिनका पानी का रिक्वायरमेंट कम होता है, वो बार बार उसी पानी को रिसाइकल करते हैं। ओके। तो हो सकता है कि वो आपको अपनी मशीन के नजदीक ना जाने दे। तो जहां जमीन में काई जमी हुई है आप केवल उसी का स्प्रे कर सकें, इसलिए अपनी स्प्रे बॉटल में 2.5 का 1 लीटर 2 लीटर लेकर जाइए और उसकी जमीन पे स्प्रे करके फोटो खींच के ले आइए। 10 दिन बाद दोबारा जाके फोटो खींच लीजिए, आपको पता लग जाएगा कि एल्गी खत्म हो रही है। जब तक जमीन पे एल्गी ठीक नहीं करेंगे वो आपको मशीन में एल्गी ठीक करने की परमिशन नहीं देगा। ओके, ठीक है ना जी। थैंक यू जी। जी वेलकम। नाउ द तिरुपति बालाजी, आपको अनम्यूट कर रहा हूँ। हेलो। हाँ जी। हाँ जी सर। सर हमने जो बात किए थे अभी पोल्ट्री के लिए 1:50 में जी, जो हम लोग जो पानी में डाइल्यूट करेंगे उस पानी का TDS और pH कितना रहना चाहिए जिसमें हम लोग डाइल्यूट करेंगे? उसके लिए हर एरिया में अलग अलग होता है, बट फिर भी अगर जैसे अगर बहुत ज्यादा कैल्शियम ना हो तो अच्छी बात है, पानी बहुत ज्यादा खारा ना हो, जितना नदी का पानी मिल जाए या न्यूट्रल मिल जाए उतना अच्छा है। नहीं सर, अभी क्या जहाँ पे पानी नहीं मिलता है तो वो लोग अभी पोल्ट्री फार्म में ऑलरेडी वो लोग आरओ लगाते हैं, ठीक है, कोई कमर्शियल आरओ भी इंस्टॉल कर रहे हैं, बट तो एक्चुअली एग्जैक्टली पानी का pH कितना रहना चाहिए और TDS कितना रहना चाहिए सो दैट अच्छा काम करेगा? हम जितनी भी कैलकुलेशंस करते हैं ना, हम नॉर्मली न्यूट्रल पानी से करते हैं। अच्छा। अगर पानी ऑलरेडी डिस्टिल्ड है, उसमें न्यूट्रिएंट्स है ही नहीं, तो या आरओ है
और उसमें टीडीएस बहुत ही कम है, उसमें न्यूट्रिएंट नहीं है। हम जिस भी पानी को यूज करना चाहते हैं उसका कम से कम टीडीएस 100 होना चाहिए सर। ठीक है, ताकि उसमें कुछ तो न्यूट्रिएंट हो जिसको हम मॉड्यूलेट कर सकें। सर कहीं कहीं पे जहाँ पे ट्यूबवेल वगैरह है और कुआं वगैरह है, वहाँ पे पानी का टीडीएस 250 के ऊपर रहता है, 300 भी रहता है, वहीं पे चल जाएगा? हाँ, उसको वो आपका डेल्यूटेंट है, आप उसको यूज कर सकते हैं। अगर ये जो दुधारू पशु जो होते हैं, जो दूध देने वाले पशु होते हैं, इनको अगर कैंगन वाटर 9.5 या 8.5 या 8 दिया जाए तो इनमें क्या इम्पैक्ट आने वाला है? सर अगर जैसे हमारी सेहत बनती है वैसे उनकी भी सेहत बनेगी, उनका दूध बढ़ेगा, उनके स्किन पे चमक आएगी। पशुओं का के जो रेट है, पशुओं जो लोग पशु बेचते हैं, कुछ टाइम तक दूध बेचते हैं फिर पशु भी बेचते हैं, तो स्किन के ऊपर एक शाइन, एक वन ऑफ द मेजर क्राइटेरिया है, वो शाइन आ जाती है स्किन पे। सो ऐसे में पशु के ज्यादा पैसे मिलेंगे, जो लोग पशु का कारोबार करते हैं उनको ज्यादा पैसे कमाने का मौका मिलेगा। जैसे हमारा मेडिकल खर्चा बचता है वैसे ही पशुओं के पीछे भी मेडिकल खर्च बचेगा। दूध तो बढ़ेगी ही, साथ ही साथ दूध का न्यूट्रिएंट्स बढ़ेगा, पौष्टिकता बढ़ेगी। सर अगर बॉडी पे शाइन लेके आनी है तो ब्यूटी वाटर से नहला दिया जाएगा तो शाइन तो उससे भी आ जाएगा? सर वो ब्यूटी वाटर की शाइन जो है वो टेम्परेरी है, जो 9.5 से शाइन आएगी वो परमानेंट शाइन है, वो एक्चुअली स्किन क्वालिटी को इम्प्रूव करती है। एक बात पूछ रही थी, ये बी कीपिंग के लिए इसमें अगर यूज करना है तो उसमें किस तरह से इसको मैनेज कर सकते हैं? जैसे उनकी हनी का ज्यादा वो हो, उसका डेथ रेट कम हो। बी कीपिंग में सब प्रॉब्लम आती है, जैसे आजकल भी आ रही होगी, एंटीबायोटिक देते हैं, टेट्रासाइक्लिन देते हैं, वो ना देना पड़े तो उसको किस तरह से मैनेज करें इन्फेक्शन? सर अभी क्या है कि पहले तो उनको 9.5 का फीड दे दीजिए। जो लोग बी कीपिंग करते हैं वो उनके जहां उन्होंने अपने बक्से रखे होते हैं ना, उनके बक्सों के पास में या तो प्लास्टिक के ना टब आते हैं छोटे छोटे, जिनमें 15-20 लीटर पानी होता है, वो टब रखवा दीजिए, 9.5 फिल करवा दीजिए, तो अपने आप पिक कर लेंगी मधुमक्खियां। दूसरी चीज है कि हर मधुमक्खी के बक्से में फीड दी जाती है, पानी डाला जाता है, चीनी का सोल्यूशन बनाया जाता है, वो डाला जाता है, उस पानी चीनी की फीड जो है वो 9.5 में बनवा दीजिए। ठीक है सर, ऐसा बढ़िया टेक आएगा कि वो जो एंटीबायोटिक्स लगने हैं और जो दवाइयों की डोज डलनी है वो जरूरत नहीं पड़ेगी, और हनी की प्रोडक्शन बढ़ गई। मैंने जहां ये हनी बॉक्स में काम करवाया था, जहां पिछले साल बहुत गर्मी रही थी, तो वहां जो अच्छे अच्छे बी कीपर थे उनका एक बॉक्स एट ए टाइम 22 से 23 किलो हनी दे रहा था। मेरे जो बॉक्स रखवाए हुए थे अलवर में, उनमें 32 से 34 लीटर शहद आया था पर बॉक्स। रफली कहना चाहूंगा 30% यील्ड बढ़ी थी। हमको करीब 100 गायों का फार्म है जी, वहाँ पे मशीन लगाना है उनके गायों के पानी पीने के लिए, पर इश्यू ये आ रहा है कि अभी तो बोरिंग का पानी पिला रहे हैं वहाँ पे। ठीक है, अब वो चाहते हैं कि कैंगन वाटर पिलाएं हम गायों को ताकि ये हेल्दी रहे, क्योंकि उन्होंने जापान में उनको एक रिपोर्ट दी थी जापान के 27 डेयरी फार्म की। ठीक है, वो बहुत अट्रैक्टिव था उन लोगों के लिए कि हाँ काफी कुछ हो जाएगा इसमें, बट पानी कैसे दें, क्योंकि पानी काफी क्वांटिटी में लगना है, और हम लोग जो रिकमेंड करते हैं मशीन को 150 TDS तक का, और उनके यहाँ करीब 300 TDS वाटर है सर। ओके, तो एरिया कौन सा है जी? पार्डन? एरिया हम इंदौर से है सर। इंदौर में है, ओके। तो वहाँ आपको जो पानी है उसका TDS आप बता रहे हैं 700 के आसपास? मतलब जो बोरिंग का आ रहा है वो 300 आ रहा है सर। 300 आ रहा है। देखो हमें जो 100 TDS का पानी चाहिए होता है ना, वो चाहिए जब हाई अल्कलाइन या हाई एसिडिक पानी बनाना है। पर अगर आप एक कमर्शियल सॉफ्टनर या कमर्शियल RO लगा के TDS को घटा लें तो आप आराम से 200 से नीचे आ जाएंगे जी। और 200 से नीचे वाले पानी पे अगर आप सुपर 501 लगा के छोड़ देते हैं तो वो 10 घंटे में 3000 लीटर पानी निकाल देगी, जो आपके पशुओं को काफी होगा।
सुपर 501 ही लगना है। वो हर 10 घंटे में एक मशीन, अगर आप चाहे तो 2 मशीन लगा सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन कि आपके पास कितने पशु हैं और कितना पानी का रिक्वायरमेंट है। यहाँ दिल्ली में एक जापानी एम्बेसी का स्कूल है, वहां पे बहुत सारे एम्बेसीज के बच्चे पढ़ने आते हैं, उन्होंने अपने स्कूल में 12 मशीन लगा रखे हैं सुपर। तो अगर आपके पास 100 पशु हैं तो शायद वहां 2 सुपर मशीनों की जरूरत है। सिर्फ पाइपिंग जरा अच्छे से लगवा लीजिएगा, क्योंकि पानी का 2 सुपर मशीनों को फीड करने के लिए पीछे से पाइपलाइन बहुत अच्छी वाली और सही साइज की चाहिए। ठीक है ना जी? तो इस प्रकार काम हो सकता है, मतलब 10 घंटे भी सुपर चलेगी तो 3000 लीटर पानी दे देगी। ठीक, थैंक यू।